अब अपन बात करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी, जो कि है थर्ड यूनिट। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एपिडेमियोलॉजी होती क्या है? द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इज नॉन एज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी होती क्या है कि फ्रीक्वेंसी, कोई भी डिजीज़ हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और उसके डिटर्मिनेंट्स और क्या क्या है डिजीज़ की, उसी की स्टडी करना ही अपन उसी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के एम्स क्या क्या होते हैं एपिडेमियोलॉजी के, क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं, मतलब टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ डिसीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ डिसीज को डिस्क्राइब करती है। टू आइडेंटिफाई ईटियोलॉजिकल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज, उसके अंदर टू प्रोवाइड डाटा इसेंशियल टू द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन ऑफ सर्विसेज फॉर प्रिवेंटिंग, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ये होती है उसके एम्स। ये हो गए उसके एम्स हो गए एपिडेमियोलॉजी के उद्देश्य, और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। अब अपन देखते हैं यूजेस। एपिडेमियोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो टू स्टडी इफेक्ट ऑफ डिजीज़, कितने डिजीज़ का कितना इफेक्ट हुआ है, इवेलुएट द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, टू रिसर्च फॉर कॉज ऑफ डिजीज़ एंड टू एस्टिमेट द इंडिविजुअल रिस्क फ्रॉम ग्रुप एक्सपीरियंस। ओके, अब हो गया स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के अंदर स्कोप स्कोप क्या क्या होते हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ विच आर एंडेमिक, जैसे हो गया कि मीजल्स और टीबी। एंडेमिक डिसीज़ कौन सी होती है, अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे अपन आगे। क्रॉनिक डिजीज़ लाइक सीएडी हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, कैंसर, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, मेंटल इलनेस हो गया, प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज हो गया, स्टडी ऑफ फैक्टर्स सच एज बीपी, हाई वेट एंड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द कम्युनिटी। इसको अपन देखते हैं, ये हो गया। अब अपन देखते हैं टर्मिनोलॉजीज इन एपिडेमियोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती है जो काम आती है। कभी कभी अपने पास ही एंडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन में। तो देखते हैं एपिडेमिक क्या होती है, एन आउटब्रेक ऑफ डिसीज़ इन ए कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। एपिडेमिक होती है कि किसी भी एक जगह पे कम्युनिटी में वो डिसीज़ नॉर्मल लेवल से हाई लेवल पर हो गई है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। एंडेमिक क्या होती है कि जो the consist presence of the constant presence of disease which is an geographical area or the usual प्रिवेलेंस ऑफ गिवन डिजीज़ इन ए पार्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर होती है, पर वो क्या है कि कांस्टेंट होती है, मतलब लगातार रहती है, उसको अपन बोलते हैं एंडेमिक। थर्ड आती है अपने पास पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब पूरी जगह फैल जाती है वो, जैसे कि अभी कोविड हुआ था। एंड एपिडेमिक विच स्प्रेड कंट्री टू कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड पैंडेमिक। पैंडेमिक हो गया। अब अपन देखते हैं जो डिजीज़ होती है उसके अंदर एजेंट क्या होता है। एजेंट होता है एक बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल एंट्री कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज़। कोई भी फिजिकली हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, जो कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो डिजीज़ कोज कर सकता है, उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो डिजीज़ कोज करे, उसको बोलते हैं अपन एजेंट। एंथ्रोपोनोसिस क्या होता है, डिजीज़ इन्फेक्ट ओनली ह्यूमन, जो डिजीज़ केवल ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोनोसिस। एंटीजन क्या होता है कि विच स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, उसको एंटीजन बोलते हैं अपन। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है कि जो डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर होती है, उसको बोलते हैं अपन कम्युनिकेबल डिजीज़। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ डिजीज़ एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिसीज़। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक एजेंट है, वो ह्यूमन बॉडी के में एंटर करने के बाद जब तक कि फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं हो, तो वो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन होता है कि सेपरेटिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम ए हेल्थी पर्सन ड्यूरिंग द इन्फेक्शियस पीरियड, उसको बोलते हैं अपन आइसोलेशन। उसको आइसोलेट कर देते हैं इन्फेक्शियस जब तक उसका पीरियड होता है इन्फेक्शियस, तब तक उसको आइसोलेट करना। जूनोसिस क्या होता है कि जो डिजीज़ एनिमल कोज करते हैं उसको अपन बोलते हैं जूनोसिस। और पढ़ते हैं अपन डायनामिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। डिजीज़ ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके कौन कौन से डायनामिक्स होते हैं। सबसे पहले होता है सोर्स होता है, रिजर्वेयर होता है। फिर होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसी भी डिसीज़ को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एजेंट जो है उसको होस्ट में जाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन की यूज़ होता है। ससेप्टिबल होस्ट हो गया, थर्ड हो गया। सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है कि वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ससेप्टिबल होस्ट जो जिसके अंदर डिसीज़ कोज होगी वो हो गया ससेप्टिबल होस्ट। वो उसके अंदर क्या क्या होता है, तीन जैसे होगी उसके अंदर तीन कंडीशन की, पोर्टल ऑफ एंट्री, कोई भी जो एजेंट है उसने एंटर किया वो ससेप्टिबल होस्ट है उसके अंदर, एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट, इसकी उसको ज़रूरत होती है कि उसको डिजीज़ करने के बाद वो एग्जिट कर जाता है वो एजेंट वहाँ से। इसमें मेन होता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, मतलब जो कोई भी डिजीज़ होती है उसको उसके तीन ट्रेड होते हैं, मतलब तीन चीज़ होती है उसके अंदर। कोई भी डिजीज़ कोज करने के लिए अपने पास तीन चीज़ काफ़ी होती है जो डिजीज़ कोज कर सकती है। तो फर्स्ट हो गया एजेंट हो गया,
होस्ट हो गया और एनवायरनमेंट हो गया। एजेंट क्या होता है? कोई भी केमिकली फिजिकली कुछ भी हो एजेंट हो सकता है, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि डिजीज़ कोज करने में कैपेबल हो, उसी को अपन बोलते हैं एजेंट। होस्ट क्या होता है? जिसके अंदर डिजीज़ कोज करेगा, वो लिविंग सिस्टम होता है, लाइक ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, किसी के भी अंदर डिजीज़ कोज करना, उसको बोलते हैं होस्ट। एनवायरनमेंट, होस्ट और एजेंट, इनके बीच में जो कुछ भी होता है, मतलब जो एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट होता है, उसी को अपन बोलते हैं एनवायरनमेंट। एक डिजीज़ कोज करने के लिए एजेंट को सुटेबल एनवायरनमेंट की भी नीड होती है। तो इनको अपन लिख देंगे, मतलब होस्ट क्या होता है, एजेंट क्या होता है और एनवायरनमेंट क्या होता है, एग्जाम में आएगा तो डिस्क्राइब कर देंगे। अब अपन देखते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है मोस्टली, तो इसको अपन थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कौन कौन से प्रिवेंशन लेवल कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। प्रीमोडियल लेवल पे क्या होता है? सब मतलब रिस्क फैक्टर भी नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, पर अपन पर्सन को अवेयर करते हैं कि आप ये ना करो तो ये डिजीज़ नहीं हो। प्राइमरी में क्या होता है? रिस्क फैक्टर होता है, फिर वो डिजीज़ उसको होती नहीं है, बस मतलब रिस्क फैक्टर होते हैं उसके सामने। सेकेंडरी में हो जाता है कि उसको डिजीज़ हो जाती है और उसको अपने को क्योर करना होता है, केयर करनी होती है उसकी। और टर्शरी प्रिवेंशन होता है, उसमें रिहेबिलिटेशन और ये होता है, मतलब उसको डिजीज़ हो जाती है, उसको अपन बस केयर दे सकते हैं। प्रीमोडियल प्रिवेंशन, सबसे पहले प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है? दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन ए पॉपुलेशन ग्रुप विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड। जो रिस्क फैक्टर भी अपीयर नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है, अभी देखा था अपन ने। स्पेशल अटेंशन इज गिवन इन प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिजीज, मेन इंटरवेंशन इज हेल्थ एजुकेशन। अपन किसी को भी जो क्रॉनिक इलनेस होती है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, किसी को हुआ नहीं है, ना ही रिस्क फैक्टर है, फिर भी अपन उसको हेल्थ एजुकेशन दे के उसको बता सकते हैं कि आपको ये नहीं करना है, तो आपको ये अगर आपने ये किया तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन हेल्थ एजुकेशन होता है इसके अंदर मेन। जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन इज ऑफ डिजीज इज ए न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ कंसर्न विद प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल और क्रॉनिक डिजीज़। ये मोस्टली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, उनमें ये लेवल काम आता है, और क्रॉनिक डिजीज़ होती है, उनको होने से रोकने में ये लेवल काम आता है। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे अपन क्या करेंगे, helping children to develop healthy lifestyle such as eating healthy food, having adequate sleep, exercising, etc., so that they do not develop adult health problem like obesity and hypertension। रिस्क फैक्टर नहीं है, वो छोटा बच्चा है, उसको अपन हेल्थ के बारे में एजुकेट करें कि आप एक्सरसाइज किया करो, आप प्रॉपर स्लीप लिया करो, उससे आपको जो अडल्ट में जो होने वाली प्रॉब्लम्स है लाइक ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, ये सब डिसीज़ नहीं होंगी। तो ये आगे प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर। दिस अप्रोच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स चिल्ड्रन टू हेल्प देम अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल सो दैट दे प्रोटेक्ट देम सेल्स फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज ड्यूरिंग एडल्टहुड। मेन मोटो ही हो गया इसका। एग्जाम्पल, नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर डिस्करेज स्मोकिंग, एल्कोहल एंड ड्रग्स, इनके बारे में हमको एजुकेट कर सकते हैं। अब आ गया प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, कि उसको डिजीज़ नहीं हुई है पर डिजीज़ होने से पहले ही उसको अपन एक्शन लें, विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट ए डिजीज़ विल नॉट अकर, कि डिजीज़ उसको हुई ना, मतलब रिस्क फैक्टर होते हैं इसके अंदर पर डिजीज़ नहीं होती है पर्सन को, उसको बोलते हैं, उसमें अपन करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। इन दिस एक्शन are taken before the onset of disease. It is aimed at intervention before pathological change have people in this individual। इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं? हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं। हेल्थ के बारे में सब हेल्थ का प्रमोशन कर सकते हैं कि बाई merely promotion the health of individual and community with prevention the number of disease such as typhoid, TB, फीवर, कोलेरा एंड न्यूट्रिशनल डिजीज़, उनके बारे में उनसे हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं अपन। हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या कर सकते हैं? या तो हेल्थ की एजुकेशन दे सकते हैं और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन पता अपन जानते हैं कि हेल्थ के बारे में उनको एजुकेट कर देंगे कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये इनके रिस्क फैक्टर, इनसे आपको ये डिसीज़ होने के चांस है। एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन क्या होता है? प्रोविज़न ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, फैसिलिटीज़ फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर ह्यूमन वेस्टेज, कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स। ये हो गया एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, मतलब एनवायरमेंट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपन ताकि रिस्क फैक्टर हो तो भी अपने को डिसीज़ ना हो। प्रोविज़न ऑफ एडिकेट हाउसिंग एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आर एग्रीवेल वर्किंग कंडीशन। अब अपन देखते हैं periodic health screening and selecting examination for example assessing BP, ये होता है इसके अंदर।
अपन प्राइमरी हेल्थ लेवल के अंदर मैरिज एंड सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस करवा सकते हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके उनके थ्रू अपन उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और फूड फोर्टिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और पर्सनल हाइजीन के बारे में अपन उनको बता सकते हैं। अब आता है अपने पास सेकंड इज स्पेसिफिक प्रमोशन, मतलब प्राइमरी लेवल के अंदर ही फर्स्ट अपन ने देखा था हेल्थ प्रमोशन, और सेकंड हो गया स्पेसिफिक प्रमोशन, किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए अपन हेल्थ को प्रमोट करें, उसके अंदर स्पेसिफिक प्रमोशन बोलते हैं उसको। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, इसके अंदर इम्यूनाइजेशन जो है वो इसके अंदर ही आता है, प्राइमरी लेवल के अंदर आता है। वैक्सीनेशन करते हैं अपन एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, अपन वैक्सीनेशन करते हैं, लाइक BCG वैक्सीन लगाते हैं कि वो अपन TB को प्रिवेंट कर सके, तो स्पेसिफिक प्रमोशन हो गया ये। यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, लाइक विटामिन A सप्लीमेंट देते हैं अपन टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं अपन फॉर प्रेग्नेंट मदर को देते हैं कि उसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो ना हो। यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, क्लोरिनेशन ऑफ वेल्स कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ नॉइस एंड एयर पोल्यूशन कर सकते हैं। एडवांस अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, मतलब एलर्जीज स्पेसिफिक किसी कोज के कारण एलर्जी होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एट्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। अब अपन देखते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, मतलब इसके अंदर अपन डिजीज़ हो जाती है, बस उसको अपन को उसकी केयर करनी होती है। तो सेकेंडरी ऑल द डिजीज़ कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय प्राइमरी लेवल, जैसे अपन इम्यूनाइजेशन से ऑल डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्शन विच हैंड्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, मतलब किसी पर्सन को डिजीज़ हो गई है पर अपन उसको जो कॉम्प्लिकेशन है और उसकी जो प्रोग्रेस है उसको रोक सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब अपन अर्ली डायग्नोसिस करके भी डिजीज़ को रोक सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट देकर भी अपन डिजीज़ को रोक सकते हैं। ये सेकेंडरी लेवल के अंदर आता है। अर्ली डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, केस फाइंडिंग मेजर सच एज टेकिंग हिस्ट्री ऑफ एक्सपोज पर्सन, मतलब किसी के पास रिस्क फैक्टर है तो वो उससे एक्सपोज हो गया तो उनको कंफर्म नहीं होता है कि उसको डिजीज़ हुई है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिससे उनको पता चल जाएगा कि उसको ये डिजीज़ है। तो ये डिजीज़ है तो अपन उसको फाइंड करके उसको डायग्नोज करके उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सच एज टेकिंग हिस्ट्री ऑफ एक्सपोज पर्सन एंड चेकिंग फॉर साइन एंड सिम्टम विच मे बी सजेस्टिव ऑफ TB। जैसे TB के लिए किसी के घर में किसी को TB हो रखा है तो अपन जो अदर मेंबर्स हैं उनका भी अर्ली डायग्नोसिस करके अपन पता लगा सकते हैं कि उनको भी TB हुआ है या नहीं हुआ है। टेस्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर किसी को ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कर सकते हैं, उससे अपन पता चल जाएगा कि उसको जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है तो उससे अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो ना हो, मतलब उसको अपन अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। फिर अगर डायग्नोस हो गई तो उसको ट्रीटमेंट देना, इट intercepts the disease process to reduce mortality from acute communicable disease, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड शॉर्टन द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है तो उसका कम्युनिकेबल जो पीरियड है उसको कम कर सकते हैं ट्रीटमेंट देके, और जो उसके जो अनकम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है और जो कॉम्प्लिकेशन है किसी डिजीज़ के उनको अपन कम कर सकते हैं। It helps to reduce high morbidity and mortality in certain disease such as essential hypertension and cervical cancer। इनके लिए अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मास ट्रीटमेंट अप्रोच इज यूज टू कंट्रोल सर्टेन डिजीज, जैसे ट्रैकोमा हो गया और मलेरिया हो गया, इनके लिए मास ट्रीटमेंट का यूज़ करके अपन इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ गया अपने पास टर्शरी प्रिवेंशन, जो कि लास्ट प्रिवेंशन है। इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट, मतलब इसको बोलते हैं हानि एंड डिसेबिलिटीज़, मिनिमाइज सफरिंग कॉज्ड बाय एक्सिस्टिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम गुड हेल्थ एंड टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू इररेमेडिएबल। ठीक है, कोई भी डिजीज़ हो गई उससे कोई पर्सन को हानि हो गई, बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट हो गया, पर उसको कम कर सकते हैं, और जो इररिमेडिएबल जो डिजीज़ है, जो असाध्य डिजीज़ है, उनके लिए टर्शरी प्रिवेंशन काम लिया जाता है। इसके अंदर अपन क्या क्या करते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं और रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट करते हैं। डिसेबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं अपन कि उसको डिसेबिलिटी ना हो, तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन के अंदर क्या होता है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन डिसेबिलिटी, कौन कौन से डिसेबिलिटी पर्सन को कैसे होती है, कोई भी डिजीज़ हुई पर्सन को, उससे उसको इम्पेयरमेंट हुआ, इम्पेयरमेंट की वजह से उसको डिसेबिलिटी हुई तो वो हैंडीकेप हो गया, तो ये आ गया डिसेबिलिटी लिमिटेशन। इनको अपन बीच में रोक के उसकी जो डिसेबिलिटी हुई है उसको लिमिट, मतलब किसी एक लिमिट तक रोक सकते हैं, ये आ गया इसके अंदर। इम्पेयरमेंट क्या होता है, लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है वो लॉस हो गया, ये हो गया अपना इम्पेयरमेंट। फिर
जैसे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटोमिकल, जैसे लॉस ऑफ फूड, वो फूड नहीं खा रहा है तो ये उसका इम्पेयरमेंट है। डिसेबिलिटी क्या होती है? टू इनएबिलिटी टू कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटीज़ कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ए पर्सन एज सेक्स। फॉर, जैसे एग्जाम्पल हो गया इनएबिलिटी टू वॉक, किसी को भी कोई डिसीज़ हुई, उसे उसको सबसे पहले तो हुई उसको इम्पेयरमेंट, फिर उसको क्या हो गया कि वो उसको डिसेबिलिटी हो गई कि वो चल भी नहीं पा रहा है, इनएबिलिटी हो गई उसको चलने में। तीसरा आता है अनएम्प्लॉयमेंट या सोशल हैंडीकैप। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज टू प्रिवेंट हेल्थ द ट्रांजिशन ऑफ डिसीज प्रोसेस फ्रॉम इम्पेयरमेंट टू हैंडीकैप। मतलब वो इम्पेयरमेंट तो हो गया कोई, मतलब उसको अपन हैंडीकैप होने से रोक सकते हैं, वो होता है इसके अंदर। और उसके अंदर नेक्स्ट आता है टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर रिहेबिलिटेशन, मतलब उसका पुनर्वास कर सकते हैं अपन उसको। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है ये, तो इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल और वोकेशनल मेजर फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। अपन किसी को भी कोई डिसीज़ हो गई है, लाइक अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे किसी को कैंसर हो गया है और वो मतलब उसकी 3rd स्टेज पे है, 4th स्टेज पे, वो लास्ट स्टेज पे है मतलब, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं कि मेडिकल जो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, सोशली उसके साथ अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं, उसको एजुकेट कर सकते हैं कि अब ये प्रॉब्लम है और इसके अंदर लास्ट ये ही होता है, तो उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं अपन। Measure included in rehabilitation is physical medicine, psychotherapy, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, सोशल वर्क एंड वोकेशनल गाइडेंस देके अपन उनको बता सकते हैं कि ये इनके मेजर्स हैं। आप इस प्रकार से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं अपन किसी भी पेशेंट को। रिहेबिलिटेशन के एरियाज कौन कौन से होते हैं? रिहेबिलिटेशन एरियाज जैसे मेडिकल में क्या करते हैं, कर सकते हैं अपन रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसको रिस्टोर कर सकते हैं। वोकेशनल में क्या कर सकते हैं? रिस्टोरेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ अर्न ए लाइवलीहुड, ठीक है। सोशल में क्या कर सकते हैं? रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप को रिस्टोर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल में क्या कर सकते हैं? रिस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस को रिस्टोर कर सकते हैं। ये हो गया अपने पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपन देखते हैं, इसको एक ट्रिक है इसकी, जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया, पी फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन और पी फॉर प्रिवेंशन, मतलब इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंडरी हो गया स्क्रीनिंग, सेकेंडरी में अपने देखा था ना कि अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो स्क्रीनिंग हो गया। और टर्शरी में अपने को ट्रीटमेंट ही देना होता है, जो लास्ट ऑप्शन होता है वो ट्रीटमेंट ही होता है अपने पास टर्शरी में। ये हो गया अपने पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब अपन देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अभी 3-4 सालों से मोस्टली पूछा जा रहा है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी के मेथड कौन कौन से आते हैं? इसके 2 मेथड होते हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है वो भी 2 टाइप का होता है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। तो अपन ये जो मेन मेथड है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल, इसी को पढ़ेंगे अपन, मतलब इसको विस्तार से पढ़ेंगे अपन। डिस्क्रिप्टिव मेथड ये क्या होता है? इन दिस मेथड वी लर्न इट इन टर्म्स ऑफ टाइम, पर्सन, प्लेस। कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी जैसे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, उसमें अपन देखते हैं सबसे पहले टाइम, पर्सन और प्लेस। ये जो इसकी स्टडी करते हैं अपन, वो करते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर। और क्यों हुई है वो डिजीज़, वाई, ये अपन देखते हैं एनालिटिकल मेथड के अंदर। सो डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर अपन देखते हैं टाइम, प्लेस और पर्सन, किस टाइम पे हुई है, किस पर्सन को हुई है और कौन सी जगह पर, किस जगह पे है वो पर्सन जिस वजह से उसको बीमारी हुई है, ये अपन डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर देखते हैं। दिस मेथड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑल आर अफेक्टेड बाय ए पर्टिकुलर डिजीज़, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हुई है, और हेल्थ रिलेटेड इवेंट वेयर द कॉज अकर एंड व्हेन दे अकर, एंड द डाटा इज़ कलेक्टेड अबाउट पर्सन। अपन जो कोई भी डिसीज़ हुई है उसका जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है उसके अंदर उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि पर्सन, टाइम एंड प्लेस। पर्सन है, किस पर्सन को हुई है, उसकी एज क्या है, सेक्स क्या है, रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या करता है, डाइटरी पैटर्न क्या है उसका, इनकम कितनी है, एजुकेशन कितनी है, प्लेस कौन सी जगह, एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, इसमें थी लो कंसंट्रेशन एंड स्पॉटिंग इन मैप, कौन सा जो स्पॉटिंग एरिया है, टाइम किस टाइम पे, सच एज ईयर, कौन से ईयर में हुई है, मंथ, वीक, कौन से आवर में, जैसे जो सीजनल डिजीज़ होती है लाइक डेंगू, मलेरिया, ये जैसे रेनी सीजन है और इस सीज़न में ज़्यादा होती है, तो ये टाइम बताता है कि कौन से सीजन में हुई है। अब अपन देखते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या होता है कि वाई के बारे में बताते हैं कि क्यों हुई है। इन दिस मेथड वी लर्न वाई डिजीज़ हैपन एंड मेक हाइपोथेसिस अबाउट डिजीज़। इसमें अपन हाइपोथेसिस बनाते हैं एनालिटिकल मेथड में कि डिजीज़ क्यों हुई है, अपन खुद हाइपोथेसिस बनाते हैं। एनालिटिकल मेथड मीन्स द
रिसर्चर इज एग्जामाइन द रिलेशनशिप विद सम अदर वेरिएबल। अपन वेरिएबल के साथ हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये डिजीज़ क्यों हो सकती है। जैसे कोई टोबैको च्यूइंग कर रहा है, अपन हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि उसको कैंसर, माउथ कैंसर हो सकता है। ये हाइपोथेसिस हो गई, बट ज़रूरी नहीं है कि कोई टोबैको कर रहा है तो उसको अल्टीमेटली माउथ कैंसर हो, बट मोस्टली चांस होते हैं कि उसको माउथ कैंसर हो सकता है। ठीक है। द डिजीज़ इज़ लंग कैंसर इज डिसीज़ एंड वेरिएबल इज़ स्मोकिंग। किसी को भी कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको चांस है कि उसको लंग कैंसर हो सकता है। उसका वेरिएबल हो गया कि स्मोकिंग कर रहा है तो उसको लंग कैंसर डिजीज़ हो सकती है। इसमें भी दो टाइप से अपन देख सकते हैं, एक तो केस कंट्रोल स्टडी के थ्रू और कोहर्ट स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी मींस डिजीज़, इसके अंदर क्या होता है कि डिजीज़ अगर हो जाती है और अपन हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये डिजीज़ क्यों हुई होगी उसको, मतलब इसमें अफेक्ट हो गया पर्सन तो उसके कोज क्या कोज हो सकते हैं। मतलब प्रेजेंट में उसको डिजीज़ है, उसका अपन कोज बनाते हैं कि पास्ट में उसने क्या किया होगा। मतलब लंग कैंसर है उसको तो अपन हाइपोथेसिस बनाते हैं कि उसको उसने पास्ट में स्मोकिंग की होगी, सो दैट्स वाई ही इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर। अपन फॉर आइडेंटिफाई द कोज को आइडेंटिफाई करते हैं। कोहर्ट स्टडी में क्या करते हैं अपन, डिजीज़ अगर नहीं होती है, कोज होता है, उससे अपन अफेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे प्रेजेंट में कोई स्मोकिंग कर रहा है, अपन ये बनाते हैं कि उसको फ्यूचर में लंग कैंसर हो सकता है। पर्सन हु स्मोकिंग कैन लीड टू कैंसर। ये आता है अपने पास सेकंड, अपने ऑब्जर्वेशनल मेथड पढ़ा था, फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है अपने पास। इन दिस मेथड वी डू एक्सपेरिमेंटली कन्फर्मिंग द etiology और द कॉज ऑफ डिसीज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अपन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो डिसीज़ क्यों कोज हुई है और किससे कोज हो सकती है वो डिसीज़। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, ड्यूरिंग कोविड-19 वी यूज़ सैनिटाइज़र यूज़ किया। तो अपन ने सैनिटाइज़र यूज़ किया तो अपने को पता था, अपने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि जो कोविड-19 वायरस है वो सैनिटाइज़र से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब उसको किल कर सकते हैं अपन। तो ये एक्सपेरिमेंटली अपन ने प्रूव किया है, कोई हाइपोथेसिस नहीं है ये। तो इसको बोलते हैं अपन एक्सपेरिमेंटल मेथड। ड्यूरिंग कोविड-19 वी यूज सैनिटाइजर एंड मास्क इज प्रिवेंट कोविड-19। दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट सैनिटाइजर इज किल द वायरस कोविड-19। ओके, थैंक यू।